गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा। आप सबका फिर से स्वागत है एक बार पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर पार्ट पेपर सेकंड की इस क्लास में। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में भी हमने इसी टॉपिक को शुरू किया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। टॉपिक था हमारा फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पिछले लेक्चर में हम इस टॉपिक में कई सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमने ये बात की कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और मुख्य रूप से उसके संबंध में जो सिद्धांत प्रचलित हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कौन से कारण रहे इसकी स्थापना के पीछे, जिसमें एक हमने सुरक्षा वाल्व का दृष्टिकोण देखा था और दूसरा हमने देखा था एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में। इसके अलावा भी कुछ अन्य दृष्टिकोण हमने डिस्कस किए। कुल मिला के हमारा निष्कर्ष ये रहा था कि कांग्रेस की स्थापना एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था। ये प्रक्रिया पहले क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभ हुई 1850 के आसपास, और फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस के रूप में फलीभूत हुई। तो ये हम देख चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे इसमें आगे, वो है कांग्रेस के उद्देश्य। किन उद्देश्यों के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई? तो निश्चित रूप से अगर हम इसको एक सुरक्षा वाल्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उद्देश्य इसका था भारतीय क्रांति की ज्वाला को ठंडा करना। लेकिन हम उस दृष्टिकोण को पहले ही खारिज कर चुके हैं, इसलिए अब हम जो अन्य मत हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहली बात करते हैं 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, उन्होंने क्या बताया इसके उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य उन्होंने बताया कि भाई देश भर में जो विभिन्न भागों में कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री को बढ़ावा देना और उनके बीच घनिष्ठता हो, पहला उद्देश्य ये था। जो राजनीतिक कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं उनके बीच मैत्री हो और उनके बीच घनिष्ठता हो। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम था। यानी पहला कार्यकर्ताओं के स्तर पर, दूसरा आम जनता के स्तर पर, तीसरा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनके विचारों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना। हालांकि आगे चल कर के जो दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने इस दृष्टिकोण का विरोध किया कि कांग्रेस का काम केवल राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना होना चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर नहीं। और कांग्रेस ने आगे कभी भी सामाजिक मुद्दों को नहीं छुआ, केवल राजनीतिक मुद्दों की बात की सामान्यतया। और चौथी बात, उन्होंने चौथा उद्देश्य बताया कि अगले वर्ष भर के लिए जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक कार्यक्रम का निर्धारण करना कि उन्हें क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, एक उनको रास्ता दिखाना। ये चार उद्देश्य व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने बताए। आगे बढ़े अगर इस बात हम, तो हम देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा की बात करते हैं। उन्होंने प्रारंभिक समय में कांग्रेस के 5 उद्देश्यों की बात की। पहला, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना इसलिए होती कि भारतीयों को जन जागृत किया जाए, भारतीयों में एकता की भावना उत्पन्न की जाए। दूसरा, देश के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक मंच तो समान कार्यक्रम को तय करना। उनको एक मंच दिया इसने इकट्ठा होकर के चर्चा करने का, और एक कार्यक्रम दिया देश भर के नेताओं को। तीसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन
का मुख्यालय बन करके कार्य करना और एक राष्ट्रीय नेतृत्व को तैयार करना। इसने एक हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट के रूप में काम किया, यानी इसी के नेतृत्व में राष्ट्र आंदोलन चला हमारा, और इसने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को तैयार किया। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी तो खैर पहले से बड़े नेता थे, और उसके अलावा तिलक जैसे नेता कांग्रेस में ही तैयार हुए। चौथी बात, जनता का राजनीतिकरण और जनता को राजनीतिक शिक्षा। जो कांग्रेस के सम्मेलन हुआ करते थे सालाना, उनमें जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती थी, जनता को उसकी जानकारी मिलती थी, तो जनता जागृत हो रही थी, राजनीतिक शिक्षा मिल रही थी जनता को इस डिस्कशन से। और पांचवी बात, उपनिवेशवादी विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना, कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। चाहे दादा भाई नौरोजी के विचार ले लें, जिन्होंने आर्थिक निकास का सिद्धांत बताया, तिलक जैसे लोगों ने जो कहा कि भारत को नैतिक रूप से पतन की तरफ ले जा रहा है, ये कहा, अलग अलग दृष्टिकोण प्रतिपादित हुए, और उसने जो है जनता में जागरूकता उत्पन्न की। राष्ट्रवाद विरोधी विचारधारा उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ इससे। लेकिन प्रारंभिक बात थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्देश्य समय समय पर बदलते रहे कांग्रेस के। प्रारंभ में जन जागरण था, केवल छोटे मोटे सुधार कराना कांग्रेस का उद्देश्य था, लेकिन आगे चल करके कांग्रेस ने धीरे धीरे स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के अधीन यदि संभव हो तो, और यदि आवश्यक हो तो ब्रिटिश शासन के बिना भी स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये बहुत बड़ा एक प्रस्ताव था कांग्रेस का 1920 के नागपुर अधिवेशन में। बड़ी नीति में बड़ा परिवर्तन था ये कांग्रेस की। फिर आगे चल करके 1929 में आपको ध्यान है लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 26 जनवरी 1930 से हमने स्वराज्य दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था उसके बाद में। तो ये उद्देश्य में समय के साथ बदलाव आता रहा, कहने का अभिप्राय ये है। तो ये बात की हमने कांग्रेस के उद्देश्य की। प्रारंभिक उद्देश्य अपने अलग थे और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके अलग रहे, जो 1920 और 1929 में जिनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आगे हम बात करते हैं साधनों के विषय में। कांग्रेस ने किन साधनों को अपनाया, ये बात अब हम करेंगे। तो देखिए, उद्देश्यों की तरह साधनों में भी परिवर्तन आया है। प्रारंभिक साधन अलग तरह के थे और बाद के साधन अलग तरह के थे। अगर प्रारंभिक वर्षों की बात करें, इसको हम कांग्रेस का उदारवादी युग कहते हैं, 1885 से 1905 तक, तो उसके जो समय में जो नेतृत्व था कांग्रेस का, उन्हें ब्रिटिश शासकों की उदारता और सदाशयता में विश्वास था, उनकी नीति परायणता में विश्वास था, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास था, और इसी कारण उन्होंने उदारवादी तथा संवैधानिक साधनों को अपनाया। वो क्या थे उदारवादी और संवैधानिक साधन? प्रार्थना पत्र भेजना, एप्लीकेशंस देते थे, लिख करके भेजते थे, और सुधारों की मांग करते थे। याचना एवं स्मृति पत्र, एक बार नहीं सुना, दोबारा लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा। मतलब वो इस बात में उनको कोई बुरा नहीं लगता था कि भाई ठीक है, हम बार बार एक ही बात की मांग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तीसरी बात, सभा आयोजित करना, सम्मेलन आयोजित करना और उसमें भाषण देना, ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। चौथी बात, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। पांचवी बात, ब्रिटिश जनमत को जागृत करने के लिए या ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखने के लिए शिष्टमंडल भेजना। बहुत सारे शिष्टमंडल
यहाँ से भारत से इंग्लैंड को भेजे गए, जिन्होंने संसद के सामने अपनी बात रखी या जनता के सामने अपनी बात रखी, वहाँ के समाचार पत्रों में के माध्यम से अपनी बात रखी, ताकि जनता को जागृत किया जाए, वहाँ की जनता के को अपने हालात बताए जा सकें कि ब्रिटिश लोग भारत में क्या कर रहे हैं, किस तरह की निरंकुशता, किस तरह का अत्याचार वहाँ भारत में कर रहे हैं, ये बात वहाँ की जनता तक पहुँचाना का प्रयास किया गया। और नेक्स्ट, नैतिक तथा राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया। जैसा मैंने कहा कि ये उद्देश्य की तरह साधन भी बदलते रहे। तिलक और गांधी के साधन बिल्कुल भिन्न थे इनसे, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओहो ये स्लाइड यहाँ खत्म हो गई, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो आगे चल करके कांग्रेस के साधनों में परिवर्तन आता है, तो जब नरम दल की जगह गर्म दल प्रभावी होता है कांग्रेस में 1907 की सूरत की फूट के बाद में, तो उसके बाद उसके साधनों में भी बदलाव आता। तिलक जैसे जो नेता थे, लाल बाल पाल जिनका नाम अक्सर हम कहते हैं, अरविंद घोष भी, उन्होंने बिल्कुल भिन्न साधनों को अपनाया। वो जो उदारवादियों के साधन थे उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम देते थे। इसके बजाय उन्होंने कुछ नए साधनों को अपनाया, जिनमें बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 साधन थे उनके। स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा, इन 4 साधनों को अपनाया उन्होंने, और उनका ही ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा असरकारक साधन है। और उन्होंने जो है आगे चल करके गांधी ने के समय में, और तिलक ने भी इसको प्रारंभ कर दिया था, कि उन्होंने आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ा। और तिलक ने ये स्पष्ट कर दिया कि मांगने से नहीं मिलेगी चीज़ें, ये स्वराज्य जो है, उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यानी मांगने से नहीं मिलेगी, हमें लेना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में किसी संप्रभु राज्य ने दूसरे राज्य को स्वेच्छा से आज़ाद कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ, और न भारत के मामले में ऐसा होने वाला है। तो हमारी आज़ादी हमें लड़ने से ही मिलेगी। और गांधी ने भी इसी रास्ते पर आगे चलना शुरू किया, असहयोग आंदोलन की बात शुरू करके सविनय अवज्ञा, और सविनय अवज्ञा से भारत छोड़ो पर आ गए। और अंत में गांधी इतने हताश हो चुके थे भारत छोड़ो आंदोलन के आते आते, कि उन्होंने बिल्कुल अंग्रेज़ों को कह दिया कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप तो हमें भगवान भरोसे छोड़ के चले जाइए, हम अपना शासन हम सब चला लेंगे, जैसा भी होगा, आप हमारे लिए और परेशानियां पैदा ना करिए, इस हद तक उन्होंने कहा। तो ये कुल मिलाकर के साधनों की बात थी। तो आज का हमारा ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। कांग्रेस का जो उदारवादी युग था, उग्रवादी युग था और गांधीवादी युग था, उन तीनों युगों की बात अलग अलग लेक्चर्स में हम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।